दोस्तों, फिजिक्स फॉर बिगिनर्स के इस थर्ड लेक्चर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जिसको साइंस के स्टूडेंट इनिशियली थोड़ा सा इग्नोर करते हैं क्योंकि थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एज ए बिगनर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी डेली लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलेगा और यही चीज़ आगे कन्फ्यूज़न भी पैदा करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप यहीं पर क्लियर कर लें। इस टॉपिक का नाम है द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि एक क्वांटिटी है जो कि फिजिकल है, जो कि मेजरेबल है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी ये बनती है कि एक प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की जिसको हम मेजर कर सकें। जैसे कि मास, जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि काफी ज्यादा इसके अंदर मास है। ठीक है, तो ये जो मास है ये एक प्रॉपर्टी है ना इसकी, जिसको मैं मेजर कर पा रहा हूं किसी तरीके से। जैसे कि अगर मेरे दूसरी चीज लूं, मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, तो इसका मतलब मैं बता सकता हूं, आप भी बता सकते हो कि किस में मास ज्यादा है और किस में मास कम है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो मास की प्रॉपर्टी है ज्यादा है और इसके मास की प्रॉपर्टी कम है। तो ये जो मेजरेबल क्वालिटी है, ये जो मेजरेबल क्वांटिटी है, इसी को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरीके से बात करूं कि अगर दूसरी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वो हो सकती है लेंथ हो सकती है। जैसे मेरे पास एक पेन है, आप लोगों को ये पेन नजर आ रहा होगा, इस पेन की अपनी कुछ लेंथ है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये मास नहीं है, मतलब ये मास वाली क्वांटिटी नहीं है, ये अलग है। मटेरियल वही है लेकिन अलग है। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं एक पूरी रॉड ले लेता हूं, ये रॉड काफी लंबी है, इसके अंदर आ भी नहीं रही है, कैमरे के अंदर दिख भी नहीं रही होगी आपको ठीक से, लेकिन आप एक चीज बता सकते हो कि इस पेन के मुकाबले ये जो रॉड है ये काफी लंबी है, काफी बड़ी है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा है। तो इसकी ये वाली क्वांटिटी इससे ज्यादा है। जैसे कि वो बुक और न्यूज़पेपर में हो रहा था, बुक का जो मास था वो ज्यादा था, न्यूज़पेपर का कम था, आप बता सकते हो। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से टाइम, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि आप बैठे हुए अपनी क्लास के अंदर, एक बोरिंग सा लेक्चर चल रहा है, आई होप ये लेक्चर बोरिंग नहीं लग रहा हो आपको, लेकिन मान लो कि 1 घंटे का एक बोरिंग सा लेक्चर चल रहा है और आप अभी से 5 मिनट के अंदर ही उब गए हो। तो आपको पता है कि ये जो एक पूरा आवर है, पूरा निकलेगा, जो पूरा घंटा निकलेगा वो बड़ा तकलीफ में निकलने वाला है। तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा कि एक एक सेकंड निकला, फिर मिनट निकला, फिर आवर निकला। तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉल है, आप लोग देख सकते हो। इस बॉल को अगर मैं हाथ से छोड़ देता हूं तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये बात समझ में आती है हमें। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इसको और ऊपर लेके जाता हूं और हाथ को और नीचे लेके जाता हूं तो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये और तेजी से नीचे गिरेगा। तो एक तरीके से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से पुल ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है। इसी तरीके से और ज्यादा ऊपर ले जाओगे तो और ज्यादा लगेगा। तो फोर्स भी कम ज्यादा किया जा सकता है, वो भी मेजरेबल है। तो इसका मतलब वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फोर्स को हम लोग नापते हैं न्यूटन के अंदर। न्यूटन के अंदर क्यों नापते हैं हम लोग फोर्स को? क्योंकि सर आइजैक न्यूटन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न फिजिक्स के अंदर उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में दुनिया को बताया था कि हाँ ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। करेक्ट। तो लोगों ने ये कहा कि अब से जिस भी टाइप का फोर्स खोजा जाएगा उसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन ही कहलाएगा। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं, अगर मान लो कि केमिकल फोर्स है, ठीक है, तो वो भी न्यूटन में नापा जाएगा, या किसी और तरीके का फोर्स है वो भी न्यूटन के अंदर नापा जाएगा। तो फोर्स की जो यूनिट है वो आपकी न्यूटन होती है। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है और वो होती है टेम्परेचर। जैसे कि मेरे पास एक चाय का कप है और मेरे पास एक स्टील का ग्लास है। चाय के कप में चाय है, मान के चलो चाय है एक बार के लिए, और इसके अंदर ठंडा ठंडा पानी है। तो पता चल जाएगा ना कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है ये भी मेजरेबल है। आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो बता देगी कि भाई ये गर्म है, ये जल रहा है, ये ठंडा है। तो टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अलग अलग मटेरियल की अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि साउंड है, साउंड जब निकलता है तो वो फ्रीक्वेंसी में नापा जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जब आप आगे जाएंगे, जब आप ऑक्सीलेशन एंड वेव्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका टाइम पीरियड के साथ क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां समझ में आएंगी। तो मैं ये कह रहा था कि साउंड जो है उसकी फिजिकल क्वांटिटी हम फ्रीक्वेंसी के अंदर नापते हैं। यहाँ लेंथ मैंने आपको बताया, मास मैंने आपको बताया, टाइम मैंने आपको बताया।
तो ये जितनी भी चीजें हैं ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही आती हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये भी दो तरीके की होती हैं, ठीक है। ये दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। इसको हिंदी में समझिए, स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश, यानी कि अदिश, जिसके पास दिशा नहीं है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर कहलाती है, ठीक है। वो नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर हो सकते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि मास यहां है, इसके अंदर मास है, मान लो 1 किलो का मास है इसके अंदर, करेक्ट। ईस्ट के अंदर भी 1 किलो रहेगा, वेस्ट के अंदर भी 1 किलो रहेगा, साउथ के अंदर भी 1 किलो रहेगा, नॉर्थ के अंदर भी 1 किलो रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी 1 किलो रहेगा। हर जगह पे इसका मास तो एक जैसा ही रहने वाला है, तो मास बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये जो मास है इसको हम कहेंगे द स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि। हिंदी में अदिश राशि कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और कौन सी क्वांटिटी स्केलर हो सकती है जिसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे मैंने बात करी, चाय के कप की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ये जो चाय का जो कप है ये यहां गर्म है, कहीं और दिशा में ले जाऊंगा वहां भी गर्म रहेगा, घर के आगे खड़ा हो जाऊंगा वहां भी गर्म रहेगा, और कहीं चला जाऊंगा वहां भी गर्म रहेगा। हाँ, आसपास का टेम्परेचर इसको ठंडा करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन अगर मान लो किसी वजह से मैंने टेम्परेचर को क्या किया है, मेंटेन रखा है, तो उस वजह से वो टेम्परेचर हमेशा सेम ही रहने वाला है। उसको दिशा से कोई लेना देना नहीं है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है स्केलर को। इसी तरीके से लेंथ, जैसे ये मैंने अभी रॉड की बात की थी, काफी बड़ा रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो यहां पर भी वैसी रहने वाली है, आगे मैं कहीं लेके जाऊंगा किसी और डायरेक्शन में, वहां पे भी यही रहेगी। मतलब डायरेक्शन से इसकी जो लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसका मतलब लेंथ इज फ्री फ्रॉम डायरेक्शन टू। तो लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। दूसरी जो होती है, दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसको हिंदी में कहते हैं सदिश, यानी कि दिशा के साथ, दिशा सहित। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको दिशा की यानी कि डायरेक्शन की जरूरत पड़े उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि ये अभी वापस मैं बुक ले रहा हूं, इस बुक को मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, करेक्ट। नीचे की तरफ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सही बात है। ऊपर की तरफ मैं फोर्स लगाए जा रहा हूं, नीचे की तरफ खींचे जा रहा है, लगाए जा रहा हूं, खींचे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों फोर्स बैलेंस है। कहीं जाएगा कि ये नहीं जाएगा। जब तक मैं फोर्स लगाऊंगा ठीक है, मैंने फोर्स हटाया करके। अब मान लो कि कोई दो लोग हैं, एक तरफ से यहां से फोर्स लग रहा है, एक तरफ से यहां से फोर्स लग रहा है, दोनों का फोर्स बराबर है। यह 15 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 15 न्यूटन लगा रहा है, कहीं जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये कहता है कि मैं अपना फोर्स बढ़ा के 20 न्यूटन कर देता हूं, तो इसका फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब ये ज्यादा फोर्स लगाया, गिर जाएगी, करेक्ट। तो डायरेक्शन जरूरी है। फोर्स है जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से आपके सामने बहुत सी चीजें आएंगी, डेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, वहां आपको यह बताना है कि किसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, किसको नहीं पड़ती है। तब आपको समझ में आया कि वेक्टर और स्केलर को डिफाइन करना क्यों जरूरी है। ये इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो स्केलर है वो नहीं डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड बोले तो मास जो है 1 किलो का है तो वो उसका मैग्नीट्यूड है। फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का लग रहा है तो उसमें डायरेक्शन भी जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो है ही भाई, 5 न्यूटन का फोर्स तो चाहिए ही, डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसका मतलब वहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए वेक्टर के अंदर, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए स्केलर के अंदर, ठीक है।